दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कहानी बताना चाहते हैं जो एक गरीब आदमी एक अमीरी का सफ़र तय करता है। हाँ जी, मैकडोनल्ड की पूरी कहानी आपको बताना चाहते हैं। मैकडोनल्ड आज इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर पाया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा। दोस्तों, आज आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या भारत का कोई छोटा शहर, आपको सोने की तरह चमकता हुआ पीले रंग का लोगो हर जगह दिख जाएगा। आज मैकडॉनल्ड्स सिर्फ एक फास्ट फूड चेन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा साम्राज्य है जिसके पास दुनिया के 120 से ज्यादा देशों में 40,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। हर सेकंड यहाँ हजारों बर्गर बेचे जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अरबों डॉलर के साम्राज्य की बुनियाद एक ऐसे खौफनाक सच, धोखे और चालाकी पर टिकी है जिसे इतिहास का सबसे बड़ा बिजनेस फ्रॉड कहा जा सकता है। आज हम जिस मैकडॉनल्ड्स को जानते हैं, उसे इसके असली मालिकों ने नहीं बनाया था। इसके असली मालिक दो बेहद सीधे और ईमानदार भाई अपनी ही आंखों के सामने अपने नाम, अपने ब्रांड और अपने सपनों को एक चालाक सेल्समैन के हाथों लुटते हुए देखते रह गए। आज की इस महा डॉक्यूमेंट्री में हम समय के पहिए को पीछे घुमाएंगे और जानेंगे कि कैसे एक 52 साल के नाकाम इंसान ने दुनिया के सबसे बड़े बर्गर ब्रांड को चुरा लिया और खुद बन गया दुनिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट किंग। जी हाँ दोस्तों, अब आपने सुन लिया है कैसे ये इतना बड़ा बर्गर किंग बना है। अब हम आपको इसकी दूसरी कहानी बताते हैं। चलिए तो कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1940 में, कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो शहर से। दो सगे भाई थे, रिचर्ड मैकडॉनल्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड। ये दोनों भाई न्यू हैम्पशायर से हॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने आए थे। शुरुआत में उन्होंने सिनेमाघरों में काम किया, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने एक छोटा सा हॉट डॉग और बर्गर का स्टॉल खोला। उस दौर में अमेरिका में ड्राइव इन रेस्टोरेंट्स का फैशन था। लोग अपनी कारों में आते थे, सुंदर लड़कियां आकर ऑर्डर लेती थीं और कारों में ही खाना सर्व किया जाता था। लेकिन इन दुकानों में 3 बड़ी समस्याएं थीं। पहली, खाना आने में आधा घंटा लगता था। दूसरी, किशोर उम्र के लड़के लड़कियां वहां आकर हुड़दंग मचाते थे और बर्तन तोड़ देते थे। और तीसरी, मेनू में 25 से 30 चीजें होने के कारण खाना अक्सर खराब बनता था। डिक और मैक ने इन समस्याओं को देखा और एक ऐसा फैसला लिया जिसने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1948 में दोनों भाइयों ने अपनी चलती हुई दुकान को 3 महीने के लिए बंद कर दिया। लोग समझने लगे कि वे पागल हो गए हैं, लेकिन वे दोनों भाई अपने रेस्टोरेंट के किचन को रीडिजाइन कर रहे थे। उन्होंने एक खाली टेनिस कोर्ट पर जाकर पूरे किचन का नक्शा चौक से जमीन पर बनाया। उन्होंने अपने कर्मचारियों को वहां खड़ा किया और देखा कि बर्गर बनाने, सॉस लगाने और आलू तलने के लिए कौन सा इंसान कहां खड़ा होना चाहिए ताकि कोई एक दूसरे से टकराए नहीं। उन्होंने जन्म दिया स्पीडी सर्विस सिस्टम को। ये ठीक वैसा ही था जैसे हेनरी फोर्ड ने गाड़ियां बनाने के लिए असेंबली लाइन बनाई थी। उन्होंने मेनू को छोटा करके सिर्फ 3 चीजें रखीं, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोका कोला। उन्होंने वेट्रेस की छुट्टी कर दी और ग्राहकों से कहा कि वे खुद काउंटर पर आकर ऑर्डर लें। बर्तन और कांच के गिलासों की जगह पेपर बैग और पेपर कप का इस्तेमाल किया। नतीजा क्या हुआ? जो बर्गर पहले 30 मिनट में मिलता था, अब वो सिर्फ 30 सेकंड में मिलने लगा। उनकी दुकान पर ग्राहकों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि हर कोई हैरान रह गया।
दोस्तों, अब आप इसमें एक मुख्य किरदार की एंट्री होती है जो सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं वह किरदार किसका था। हमारे मुख्य किरदार की, जिसका नाम था रे क्रॉक। साल 1954 में रे क्रॉक की उम्र 52 साल हो चुकी थी। वो मधुमेह और गठिया जैसी बीमारियों से जूझ रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में पेपर कप बेचने से लेकर पियानो बजाने तक का काम किया था, लेकिन वे हर बिजनेस में फेल हो चुके थे। इस उम्र में वे गाड़ियों में घूम घूम कर मल्टी मिक्सर नाम की एक मशीन बेचते थे, जिससे एक साथ 5 मिल्कशेक बनते थे। कोई उनकी मशीनें नहीं खरीद रहा था, लेकिन तभी अचानक कैलिफोर्निया के एक छोटे से बर्गर स्टॉल से उन्हें एक साथ 8 मल्टी मिक्सर मशीनों का ऑर्डर मिला। रे क्रॉक दंग रह गए। एक छोटी सी दुकान एक साथ 40 मिल्कशेक बनाकर क्या करेगी? अपनी उत्सुकता को न रोक पाने के कारण रे क्रॉक खुद गाड़ी चलाकर सैन बर्नार्डिनो पहुंचे। जब उन्होंने वहां की भीड़, सफाई और सिर्फ 30 सेकंड में मिलने वाला बर्गर देखा, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रे क्रॉक को समझ आ गया था कि ये दो भाई एक सोने की खान पर बैठे हैं, लेकिन इन्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। फ्रेंचाइजी का जाल और पहला एग्रीमेंट। रे क्रॉक ने दोनों भाइयों को एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, तुम इस जादुई किचन सिस्टम को सिर्फ इस एक शहर तक सीमित क्यों रख रहे हो? तुम्हें पूरे अमेरिका में इसके आउटलेट्स खोलने चाहिए। लेकिन डिक और मैक बहुत ही शांत और संतोषी स्वभाव के लोग थे। उन्होंने कहा कि वे पहले ही कुछ फ्रेंचाइजी खोलकर देख चुके हैं, लेकिन दूर के शहरों में क्वालिटी को मेंटेन करना उनके बस की बात नहीं है। वे अपनी इस छोटी सी जिंदगी से बहुत खुश हैं, लेकिन रे क्रॉक के अंदर अमीर बनने की आग धधक रही थी। उन्होंने भाइयों से कहा, तुम लोग बस यहीं बैठो, पूरे देश में दुकानें खोलने की जिम्मेदारी मेरी होगी। साल 1955 में रे क्रॉक ने दोनों भाइयों के साथ एक कानूनी एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट के तहत रे क्रॉक को मैकडॉनल्ड्स के नाम पर फ्रेंचाइजी बेचने की इजाजत मिल गई, लेकिन एक कड़ी शर्त थी, बिजनेस में या किचन के डिजाइन में कोई भी छोटा सा बदलाव करने के लिए रे क्रॉक को दोनों भाइयों से लिखित में मंजूरी लेनी होगी। रे क्रॉक ने अपनी पहली दुकान इलिनॉइस के डेस प्लेन्स में खोली। रे क्रॉक का संकट और भाइयों से विवाद। शुरुआत में रे क्रॉक ने तेजी से दुकानें खोलना शुरू किया। वे क्वालिटी को लेकर इतने सख्त थे कि बर्गर के आलू का साइज और सॉस की मात्रा तक खुद चेक करते थे। लेकिन जल्द ही रे क्रॉक एक बहुत बड़े वित्तीय संकट में फंस गए। भाइयों के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके मुताबिक होने वाली कुल बिक्री का सिर्फ 1.9% हिस्सा रे क्रॉक को मिलता था, और उसमें से भी आधा हिस्सा उन्हें दोनों भाइयों को देना पड़ता था। रे क्रॉक दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनके पास खुद का घर चलाने और बैंकों का कर्ज चुकाने के पैसे नहीं बच रहे थे। इसी दौरान रे क्रॉक ने खर्च बचाने के लिए एक उपाय निकाला। उन्होंने दूध की जगह इंस्टेंट पाउडर का इस्तेमाल करने का सोचा, ताकि मिल्कशेक को रखने के लिए महंगे फ्रीजर की जरूरत न पड़े और बिजली का बिल बचे। लेकिन जब उन्होंने यह बात भाइयों को बताई, तो डिक मैकडॉनल्ड ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने ग्राहकों को नकली दूध का शेक नहीं पिलाएंगे। रे क्रॉक अंदर ही अंदर बुरी तरह चिढ़ गए। उन्हें महसूस होने लगा कि ये दोनों भाई उनके पैरों की बेड़ियां बन चुके हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे। देखिए दोस्तों, अब कहानी में और अब मोड़ ट्विस्ट आने वाला है। हैरी सोनीबॉर्न और रियल एस्टेट का महाजादू। जब रे क्रॉक बर्बादी की कगार पर खड़े थे,
तब उनकी मुलाकात एक जीनियस फाइनेंशियल कंसल्टेंट से हुई जिसका नाम था हैरी सोनेबॉर्न। हैरी ने मैकडॉनल्ड्स के पूरे अकाउंट्स को देखा और रे क्रोक से एक ऐसी बात कही जिसने पूरी कॉर्पोरेट दुनिया का इतिहास बदल दिया। हैरी ने कहा, रे, तुम गलत बिजनेस में हो। तुम समझते हो कि तुम बर्गर बेचते हो, लेकिन असल में तुम्हारा बिजनेस बर्गर बेचना है ही नहीं। तुम्हारा असली बिजनेस है रियल एस्टेट। हैरी सही जिसने पूरी कॉर्पोरेट दुनिया का इतिहास बदल दिया। हैरी ने कहा, रे, तुम गलत बिजनेस में हो। तुम समझते हो कि तुम बर्गर बेचते हो, लेकिन असल में तुम्हारा बिजनेस बर्गर बेचना है ही नहीं। तुम्हारा असली बिजनेस है रियल एस्टेट। हैरी सोनेबॉर्न ने रे क्रोक को एक नया मॉडल समझाया। रे क्रोक ने एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम था फ्रेंचाइजी रियल्टी कॉर्पोरेशन। अब रे क्रोक क्या करते थे? वे खुद उन जमीनों को बैंक से लोन लेकर खरीद लेते थे या लंबे समय के लिए लीज पर ले लेते थे जहां मैकडॉनल्ड्स की नई दुकान खुलने वाली होती थी। इसके बाद जो भी इंसान मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेता था वो बर्गर बेचने के लिए रे क्रोक की जमीन पर दुकान बनाता था और रे क्रोक को हर महीने भारी किराया देता था। इस चालाकी से रे क्रोक के पास बिना बर्गर बेचे भी करोड़ों का किराया आने लगा। और सबसे मजेदार बात ये थी कि इस रियल एस्टेट कंपनी पर दोनों भाइयों का कोई कानूनी हक नहीं था। द ग्रेट एम्पायर टेकओवर। भाइयों को लात, जमीन और किराए के इस नए खेल से रे क्रोक के पास इतनी ताकत और पैसा आ गया कि उन्होंने दोनों भाइयों को पूरी तरह से नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अब रे क्रोक ही असली बॉस बन चुके थे। दोनों भाई समझ चुके थे कि रे क्रोक ने उनके चारों तरफ एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिससे वे बाहर नहीं निकल सकते। विवाद इतना बढ़ गया कि मॉरिस मैकडॉनल्ड को तनाव के कारण दिल का दौरा पड़ गया और वे अस्पताल में भर्ती हो गए। आखिरकार थक हारकर दोनों भाइयों ने रे क्रोक से कहा कि वे इस रोज रोज के झगड़े से तंग आ चुके हैं और अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। रे क्रोक ने पूछा कि उन्हें इस पूरे बिजनेस को छोड़ने के लिए क्या चाहिए। दोनों भाइयों ने मांग की $2.7 मिलियन की नकद राशि। टैक्स कटने के बाद दोनों भाइयों के हिस्से में $1 मिलियन आने थे। इसके साथ ही उन्होंने शर्त रखी कि जो उनका सैन बर्नार्डिनो वाला पहला और असली रेस्टोरेंट है वो उन्हीं के पास रहेगा। रे क्रोक इस बात पर राजी हो गए। अब आप देखेंगे कैसे रे क्रोक ने झूठा और रॉयल्टी का वादा किया था और इन दोनों भाइयों को कैसे धोखा दिया। धोखा और रॉयल्टी का झूठा वादा। $2.7 मिलियन की रकम उस जमाने में बहुत बड़ी थी। रे क्रोक ने बैंकों से कर्ज लेकर भाइयों को ये पैसे दे दिए, लेकिन इसके साथ ही दोनों भाइयों ने एक और मांग रखी थी कि उन्हें कंपनी के कुल मुनाफे का 0.5% रॉयल्टी हमेशा मिलती रहनी चाहिए। रे क्रोक ने कहा कि अगर वे इस शर्त को कागजों पर लिखेंगे तो बैंक उन्हें कभी लोन नहीं देंगे। इसलिए रे क्रोक ने दोनों भाइयों से हाथ मिलाया और एक जेंटलमैन प्रॉमिस किया कि वे कागजों के बाहर हर साल गुपचुप तरीके से उन्हें ये रॉयल्टी भेजते रहेंगे। सीधे और भोले भाइयों ने रे क्रोक की बात पर भरोसा कर लिया, लेकिन जैसे ही एग्रीमेंट पर साइन हुए और रे क्रोक को मैकडॉनल्ड्स नाम का पूरा मालिकाना हक मिल गया, उन्होंने अपना असली रंग दिखाया। रे क्रोक ने दोनों भाइयों को $1 भी रॉयल्टी देने से साफ मना कर दिया। उनके पास कोई लिखित सबूत नहीं था, इसलिए वे कानूनन कुछ नहीं कर पाए।
अगर आज उस 0.5% रॉयल्टी का हिसाब लगाया जाए तो वो हर साल $300 मिलियन, करीब 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा बैठती है। अब आप इस कहानी में देखेंगे कैसे रे कोक ने अपने बदले का प्रतिशोध उन दोनों भाइयों से किस तरह लिया। प्रतिशोध और असली दुकान की बर्बादी। रे क्रॉक का प्रतिशोध यहीं खत्म नहीं हुआ। दोनों भाइयों ने अपनी जो पहली असली दुकान अपने पास रखी थी, उसका नाम अब वे मैकडॉनल्ड्स नहीं रख सकते थे क्योंकि वो नाम अब रे क्रॉक का हो चुका था। इसलिए भाइयों ने अपनी दुकान का नाम बदलकर द बिग एम रख दिया। वे वहां पहले की तरह ही प्यार से बर्गर बेच रहे थे, लेकिन रे क्रॉक के दिल में उनके प्रति नफरत इतनी गहरी थी कि उन्होंने द बिग एम दुकान के ठीक सामने सड़क के दूसरी पार एक बहुत बड़ा ऑफिशियल मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट खोल दिया। रे क्रॉक ने अपनी पूरी ताकत और पैसे का इस्तेमाल करके दोनों भाइयों की उस इकलौती दुकान को पूरी तरह से दिवालिया कर दिया। आखिरकार कुछ ही सालों में द बिग एम को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड, जिन्होंने पूरी दुनिया को फास्ट फूड का ककहरा सिखाया था, गुमनामी के अंधेरे में खो गए। रे कोक यहीं नहीं रुका। उसने अब एक ऐसा चाल चली कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी मनपसंद दुकान सिर्फ मैकडॉनल्ड होनी चाहिए, और जब बच्चे दुकान पर भागेंगे तो माता पिता अपने आप ही उस दुकान के लिए भागेंगे। देखिए कैसे। हैप्पी मील और बच्चों की साइकोलॉजी। आगे चलकर रे क्रॉक ने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए इंसानी दिमाग से खेलना शुरू किया। उन्होंने जन्म दिया हैप्पी मील को। मैकडॉनल्ड्स ने समझा कि अगर आप बच्चों को अपने काबू में कर लें तो माता पिता अपने आप आपकी दुकान पर खींचे चले आएंगे। बर्गर के साथ एक छोटा सा खिलौना मुफ्त देने की इस तरकीब ने मैकडॉनल्ड्स को दुनिया की सबसे बड़ी खिलौना डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी भी बना दिया। बच्चे बर्गर के लिए नहीं, बल्कि उस खिलौने के लालच में हर हफ्ते मैकडॉनल्ड्स जाने की जिद करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने रोनाल्ड मैकडॉनल्ड नाम के क्लाउन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिससे ये ब्रांड बच्चों के दिलों में बस गया। रे कोक एक दुकान नहीं खोल रहे थे, वो एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे थे जो पूरी अमेरिका में और फिर पूरे भारत में और पूरी दुनिया में छाने वाला था। देखिए कैसे। फ्रेंचाइजी का कड़ा नियम और ट्रेनिंग। रे क्रॉक सिर्फ दुकानें नहीं खोल रहे थे, वे एक ऐसा सिस्टम बना रहे थे जो पूरे अमेरिका और बाद में पूरी दुनिया में एक जैसा दिखे। उन्होंने फ्रेंचाइजी लेने वालों के लिए बेहद कड़े नियम बनाए। अगर किसी दुकान में मक्खी भी दिख जाती तो वे उस मालिक का लाइसेंस रद्द कर देते थे। उन्होंने इलिनोइस में हैम्बर्गर यूनिवर्सिटी की शुरुआत की, जहां आज भी लोगों को बिजनेस और बर्गर बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। रे क्रॉक का मानना था कि ग्राहक चाहे न्यूयॉर्क में बर्गर खाए या टोक्यो में या दिल्ली में, स्वाद और अनुभव बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। क्वालिटी, सर्विस, सफाई और कीमत, इन 4 स्तंभों पर रे क्रॉक ने इस साम्राज्य को खड़ा किया। रे कोक यहाँ पर ही नहीं रुकते। इसके बाद रे कोक के बाद उन दोनों भाइयों की कहानी दिखाई जाती है जो इस ब्रांड को जिन्होंने शुरू किया और इस ब्रांड को खड़ा किया। अब वो दोनों किस हालत में हैं। अब वो दोनों भाई टीवी पर बैठकर अपनी मैकडॉनल्ड की जो फ्रेंचाइज हैं उन्हें देखते हैं और पूरी दुनिया में राज कर रही है मैकडॉनल्ड। और एक भाई उनमें से सदमा खा के मर जाता है और दूसरा भाई इंटरव्यू में कहता है कि हमें इस बात का दुख नहीं है कि हमें पैसा नहीं मिला, हमें दुख इस बात का है कि हमारा नाम आज कोई भी नहीं जानता, क्योंकि ये मैकडॉनल्ड हम दोनों भाइयों ने शुरू किया था। देखिए कैसे। कॉर्पोरेट जंग और भाइयों की गुमनामी।
जब असली भाई रिचर्ड और मॉरिस अपने घर पर बैठकर टीवी देखते थे, तो उन्हें हर जगह अपना ही नाम मैकडॉनल्ड्स सुनाई देता था। लेकिन उस अरबों डॉलर की कमाई में से उन्हें एक चवन्नी भी नहीं मिलती थी। मॉरिस की मौत के बाद रिचर्ड मैकडॉनल्ड ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे पैसों के खोने का गम नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि दुनिया मुझे और मेरे भाई को भूल गई और सारा क्रेडिट उस सेल्समैन को दे दिया। ये कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे दर्दनाक सच है कि जिसने पूरी दुनिया को स्पीड सर्विस सिस्टम सिखाया, वो खुद अपनी ही बनाई विरासत से बेदखल कर दिए गए। तो हमें इस मूवी से क्या सीख मिलती है, अब हम आपको बताएंगे। आज का मैकडॉनल्ड्स और सीख। साल 1984 में जब रे क्रॉक की मौत हुई,